नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में आज बात करेंगे जॉन लॉक की। जॉन लॉक उदारवाद का पिता है क्योंकि उदारवाद के मूल तत्व व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। इसका अनुसरण किया गया। उदारवादी विचारधारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ क्योंकि वहां पर एक सशक्त मध्यम वर्ग विद्यमान था। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 में हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लॉक ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1660 ईस्वी में डेविड टॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और शीघ्र ही वह एक कुशल डॉक्टर के रूप में विख्यात हो गया। 1666 ईस्वी में इसकी मुलाकात व्हिग दल के संस्थापक लॉर्ड एशले से हुई, जिनका वह निजी चिकित्सक बन गया। जॉन लॉक 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति का यह दार्शनिक सत्यापन करता है और गौरवपूर्ण क्रांति का मुख्य विषय राजा और संसद के मध्य सत्ता का संघर्ष रहा, जिसमें राजा के द्वारा अपनी सभी शक्तियां संसद को सौंप दी गईं और केवल औपचारिक सत्ता को ही धारण किया। इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है और इस क्रांति के द्वारा संसद की सर्वोच्चता का जन्म हुआ, जिसके जरिए संसदीय शासन प्रणाली का प्रारंभ होता है। जॉन लॉक संसदीय और उत्तरदायी शासन का समर्थक है। लॉक के द्वारा अपने विचारों के प्रतिपादन में वैसे तो अनेक पुस्तकों का लेखन किया गया, लेकिन उसमें से दो पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी शासन पर लिखा गया दो निबंध। इसका प्रकाशन साल 1690 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है लेटर्स ऑन टॉलरेंस, शासन पर दो निबंध इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस ग्रंथ के विषय में वाहन ने कहा है कि यह दो नाली बंदूक की तरह है, जिसकी एक नाल दैवी सिद्धांत के समर्थक रॉबर्ट फिल्मर की तरफ जाती है तो दूसरी नाल हॉब्स की तरफ लगी है। इस पुस्तक के अंतर्गत लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियाका में प्रतिपादित दैवी सिद्धांत का खंडन किया, तो दूसरे भाग में हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित लेवियाथन नामक पुस्तक में निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया। जॉन लॉक सीमित संवैधानिक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थक है और यह समर्थन ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक सत्यापन है। इसीलिए एंजल्स ने लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का संतान कहा। लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता भी कहते हैं, जिसमें अनुभववाद का अर्थ है कि ज्ञान 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। वेपर ने कहा कि लॉक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता है, यानी उदारवाद का पहला प्रवक्ता है, और एक महान परंपरा का वह अंतिम प्रवक्ता है, यानी मध्यकाल का वह अंतिम प्रवक्ता है। निष्कर्ष के रूप में जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन पर कुछ तत्वों और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। 1689 ईस्वी में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र रिचर्ड हुकर का प्रभाव लॉक के ऊपर पड़ा, क्योंकि रिचर्ड हुकर ने कहा था कि सरकार सामाजिक हितों की प्रतिनिधि है, इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। लॉक ने इसका प्रयोग करके संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन कर डाला। हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिवादी विचारधारा के तत्व ने भी लॉक को प्रभावित किया। लॉक के विचारों से अमेरिकन संविधान निर्माता जैफरसन और मेडिसन प्रभावित थे। लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों का प्रभाव अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा। जैफरसन के अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुख लेने का अधिकार है। स्वतंत्रता, समानता और सुखानुसरण अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम का जैफरसन के कथन के आधार पर ही प्रमुख नारा बन गया और इसे स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत यह भी कहा गया था कि मनुष्य जन्म से समान रूप में पैदा हुआ है। लॉक की अध्ययन पद्धति चिंतनशील, अनुभववादी और विवेक मूलक है।
इनके अनुसार अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स के ही समान लॉक के द्वारा भी अपने विचारों का प्रतिपादन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारधारा के द्वारा किया गया। लॉक के अनुसार राज्य ईश्वर के द्वारा निर्मित संगठन न होकर मानव के द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है। लॉक के द्वारा मानव का स्वभाव विवेकशील, बौद्धिक और नैतिक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने वाला बतलाया। यहाँ स्पष्ट है कि हॉब्स का मानव जंगली पशु और भौतिकवादी है, वहीं पर लॉक का मनुष्य नैतिक, परोपकारी और बौद्धिक है। और अब आइए बात करते हैं लॉक के प्राकृतिक अवस्था का। प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की दशा। लॉक के द्वारा प्राकृतिक अवस्था को पूर्व राजनीतिक अवस्था कहा गया, जिसका अर्थ है कि समाज का निर्माण भी था और सामाजिक संबंध का प्रचलन भी था, जबकि हॉब्स के द्वारा प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक अवस्था बतलाया गया। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था थी। सभी लोग आपस में मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग द्वारा जीवन यापन कर रहे थे। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, क्योंकि सभी लोग एक सर्वशक्तिमान सत्ता के अधीन हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून का प्रचलन था और सभी लोगों के द्वारा इसका पालन भी किया जा रहा था। राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि प्राकृतिक कानून में कुछ असुविधाएं मौजूद थी। जैसे प्राकृतिक कानून एक अस्पष्ट कानून था, प्राकृतिक कानून एक बौद्धिक कानून था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इसकी व्याख्या अपने अपने हितों के अनुरूप स्वेच्छापूर्वक कर लिया जाता था, जिसके चलते समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हुई। कानून का निर्माण करने के लिए न तो विधायिका का गठन हुआ था और उसे लागू करने के लिए कार्यपालिका का गठन नहीं था और न्यायपालिका का भी अभाव था। इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों के द्वारा समझौता किया गया और राज्य की उत्पत्ति हो गई। लॉक के द्वारा दो प्रकार का समझौता और दो पक्षीय समझौते का विचार दिया गया। पहला समझौता सामाजिक समझौता है, जिसके द्वारा नागरिक समाज का निर्माण हुआ। यह समझौता व्यक्ति के द्वारा मिलकर आपस में किया गया। राजनीतिक समझौता, इसी समझौते के द्वारा सरकार का गठन हुआ। यह समझौता जनता और शासक के मध्य का है। इन दोनों समझौतों में पहला समझौता अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा नागरिक समाज का जन्म हुआ। लॉक के अनुसार समझौता दो पक्षीय है। समझौते में जनता और शासक दोनों ही भाग लेते हैं, इसलिए समझौते की शर्त दोनों के ही ऊपर समान रूप में लागू होती है। लॉक के द्वारा राज्य के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया कि राज्य जन सहमति पर आधारित एक संगठन है। लॉक के अनुसार व्यक्ति राज्य में प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश करता है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग किया जाता रहा था। राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करना है, और यदि राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तब व्यक्ति राज्य का विरोध भी कर सकता है। लॉक के द्वारा राज्य और सरकार के मध्य अंतर स्थापित किया गया। लॉक ने सीमित संवैधानिक राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया। अब बात करते हैं लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किस प्रकार दिया गया। लॉक के द्वारा प्रतिपादित विचारों में प्राकृतिक अधिकार से संबंधित सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है वह अधिकार जिसका प्रयोग व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति से पूर्व करता था, अर्थात यह वह अधिकार है जो व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। लॉक के अनुसार व्यक्ति राज्य में प्राकृतिक अधिकार के साथ प्रवेश करता है और राज्य का मुख्य कार्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक प्राकृतिक अधिकार का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता है। अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तिवाद या उदारवाद की विचारधारा के द्वारा किया गया है और इसका समर्थन राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने किया।
लॉक के द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार बतलाया गया। इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों में लॉक के द्वारा संपत्ति को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक अधिकार माना गया और कहा कि संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः अंतर्निहित है। संपत्ति की व्याख्या करने के लिए लॉक के द्वारा सर्वप्रथम श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। लॉक के बाद ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस के द्वारा भी श्रम सिद्धांत का प्रयोग किया गया। कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रेरणा लेकर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंत में ये कहना सही होगा कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर रिकार्डो का ही प्रभाव है। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो से भले ही श्रम सिद्धांत को ग्रहण किया, परंतु कार्ल मार्क्स ने श्रम के स्थान पर श्रम शक्ति शब्द का प्रयोग किया और श्रम शक्ति मजदूर वर्ग को अधिक महत्व प्रदान करता है। श्रम सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लॉक के द्वारा पात्रता के नियम का भी प्रतिपादन किया गया। लॉक के अनुसार यदि व्यक्ति संपत्तिशाली है तो वह बुद्धिमान होगा, परंतु यदि संपत्ति विहीन है तो वह मूर्ख होगा। अतः लॉक एक ऐसा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसके द्वारा बुद्धिमत्ता की कसौटी का आधार संपत्ति को बनाया गया। लॉक के अनुसार प्रकृति में पड़ी हुई वस्तु के ऊपर जब कोई व्यक्ति अपना श्रम लगाता है तब वह वस्तु उसकी संपत्ति हो जाती है। लॉक के द्वारा संपत्ति के अर्जन पर भी दो महत्वपूर्ण शर्तों को आरोपित किया गया। पहली शर्त है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल उतनी ही संपत्ति का अर्जन किया जाना चाहिए जितनी संपत्ति उसके भरण पोषण के लिए आवश्यक है। शेष संपत्ति को अन्य के लिए भी छोड़ देना चाहिए। दूसरी शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के श्रम से जो अर्जन किया जाएगा केवल उसी वस्तु का संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा। लॉक के द्वारा आरोपित ये दोनों शर्तें उदारवाद के मूल तत्व प्रतिस्पर्धा के विचार का खंडन करता है और इसका एहसास लॉक को भी बहुत जल्दी हो गया, जिसके चलते लॉक के द्वारा संपत्ति अर्जन के दोनों ही शर्तों को हटा लिया गया, जिसके चलते प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई और शक्तिशाली व्यक्ति के पास धन का केंद्रीयकरण हो गया और जो लोग कमजोर थे उनके हाथों में कोई संपत्ति नहीं आई। इसके चलते सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की कुछ बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जाती है। जैसे बेंथम ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अधिकार का विचार बकवास, निरामूर्ख और अतार्किक है। राज्य और सरकार से पहले अधिकार को स्वीकार करना केवल एक काल्पनिकता की ही वस्तु होगा। अधिकार काल्पनिक नहीं है, बल्कि यह समाज और राज्य के द्वारा प्रदत्त है। अधिकार के पीछे राज्य की दंडकारी शक्ति होती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति जब किसी अन्य के अधिकार का खंडन करता है या उसमें बाधा पहुंचाता है तब राज्य उसको रोकता है और दंड देता है। परंतु लॉक के द्वारा अपने विचारों में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। एडमंड बर्ग, रूसो और टी.एच. ग्रीन के द्वारा भी लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई। लॉक के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का महत्व ये है कि इनके द्वारा राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी व्यक्ति और उसके अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया। लॉक के द्वारा सबसे पहले आधुनिक राजनीति विज्ञान में सीमित राज्य या सीमित संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन करते हुए संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। लॉक से पूर्व हॉब्स के द्वारा निरंकुश संप्रभुता के विचार का भी प्रतिपादन किया गया था। लॉक ने राज्य को ट्रस्ट मानते हुए जन सहमति के निरंतरता के विचार का प्रतिपादन किया। यदि सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है तो व्यक्ति के द्वारा सरकार का विरोध किया जा सकता है, जिसे क्रांति का अधिकार या सरकार के विरोध का अधिकार कहा जाता है।
लॉक के अनुसार सरकार का विरोध हमेशा संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। लॉक ने सरकार को ट्रस्ट के साथ साथ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का नाम भी दिया है। लॉक के द्वारा विरोध या क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से प्रार्थना अपील टू हेवन शब्द का भी प्रयोग किया गया। लॉक के द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकार का विरोध या क्रांति के अधिकार का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा तभी किया जाना चाहिए जबकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न मौजूद हो। सरकार का विरोध हमेशा बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा किया जाए, न कि अल्पसंख्यक के द्वारा। लॉक के संपूर्ण विचारधारा का महत्व इस बात में है कि वह उदारवाद का जन्मदाता है, प्राकृतिक अधिकार का वह समर्थक है, सीमित और संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थक है। इंग्लैंड में प्रचलित संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता लॉक को ही माना जाता है। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।